Limit of proportionality is the point beyond which force and extension are not proportional. आपको कैसे पता चल रहा है इस पॉइंट के बाद प्रोपोर्शनल नहीं है? लाइन स्ट्रेट नहीं। सर लाइन देख ले स्ट्रेट। यस आप देखें Gradient beyond constant point नहीं P line is not straight, which means this is Inclined the हो रही point है। जिसको आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहेंगे। ठीक है, पार्ट बी पार्ट 1 यूजिंग फिगर 1.1 डिटरमिन द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। फिगर यूज करके बताएंगे कि अनस्ट्रेच्ड लेंथ कितनी है। फिगर 1.1 डिटरमिन द अनस्ट्रेच्ड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। अनस्ट्रेच्ड लेंथ किसे कहते हैं? जिस पे स्ट्रेच्ड मतलब आपने उस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया या नहीं किया? नहीं किया यानी 8.5। कि फोर्स कितनी होगी? अनस्ट्रेच्ड लेंथ का मतलब क्या है? जिस पर आपने फोर्स नहीं लगाई। ग्राफ में मुझे देख के बताएं जब लोड 0 है उस वक्त लेंथ कितनी है? 0 सेंटीमीटर। 8.5। 0 लोड पर नहीं, 8.5। जिस लोड पर जिस लेंथ पर लोड 0 है आप उसको क्या कहेंगे? फिजिक्स पहले कभी पढ़ा नहीं है। अच्छा ठीक है, जिस लोड पर अनस्ट्रेच्ड लेंथ आप उसको कह रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर अ लोड ऑफ 4 न्यूटन। कोई मुझे बताएगा एक्सटेंशन किसे कहते हैं? एक्सटर्नल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। Very good. Extension Yes, is the difference between stretched length and original length. ग्राफ में देखें 4 न्यूटन पर लेंथ कितनी है? सर 15.5 आ रही है। लेंथ एट 4 न्यूटन ऑन ग्राफ 15.1। कितनी लेंथ आ रही है? 15.5 बता दो ना सर। 15.5 15.5 से ज्यादा है सर। 15.6 होगी फिर। 15.75। 15.75। वेरी गुड चंदर। ठीक है, 15.5 भी लिखते तो क्या हो जाएगा? 20 तक 15 से लेकर 20 तक 10 बॉक्सेस हैं। 15 से 20 मतलब 5 का डिफरेंस कितने बॉक्सेस में आ रहा है? 10 बॉक्सेस में आ रहा है। तो एक बॉक्स 0.5 का हो गया ना। 15.5 और 16 के बीच में -8.5। तो ये हो गया 15.75। ये है -8.5। 4 न्यूटन पर आ रही है लेंथ 15.75। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 8.5। तो क्या डिफरेंस होगा? 7.25। एक्सटेंशन का फॉर्मूला होता है स्ट्रेच लेंथ या फिर आप फोर्स लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। फोर्स लेंथ आपके पास कितनी आई है? 15.75। इसमें से आप माइनस कर देंगे 8.5। 7.25 सेंटीमीटर आपके पास एक्सटेंशन आ रही है। एक्सटेंशन का मतलब क्या है? स्प्रिंग की ओरिजिनल लेंथ थी 8.5, आपने फोर्स लगाकर स्प्रिंग की लेंथ कर दी 15.75। आपने कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस की? उसमें 7.25 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आपने प्रोड्यूस की है। और ये एक्सटेंशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे एक्सटेंशन उतनी बढ़ती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। द स्टूडेंट अटैचेस अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड। क्या किया उसने? स्प्रिंग के साथ एक ब्लॉक ऑफ वुड को अटैच कर दिया टू एन आइडेंटिकल स्प्रिंग। आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब क्या है? सेम स्प्रिंग है। सही है, मतलब आइडेंटिकल का मतलब अगर ये 4 न्यूटन पर 7.25 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन दे रहा है ना, तो ये भी 4 न्यूटन पर 7.25 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन देगा, विच मींस आइडेंटिकल है। दोनों एक जैसी फोर्स पर एक जैसी एक्सटेंशन देते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग इज 2.7 सेंटीमीटर। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज 10 न्यूटन पर केजी। कैलकुलेट द मास ऑफ द ब्लॉक ऑफ वुड। तो पहले आप एक काम करें, उसने बोला है आइडेंटिकल स्प्रिंग, इसका मतलब यह है कि 4 न्यूटन पर 7.25 7.25 7.25 तो 2.7 सेंटीमीटर एक्सटेंशन पर कितनी फोर्स होगी? प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई कर रहे हैं। इफ it gives 7.25 extension centimeter extension on 4 Newton load, then 2.7 centimeter of extension will be on how much force? आप proportionality apply करें, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। x कितना आ रहा है? x कितना आ रहा है? x क्रॉस मल्टीप्लाई 7.25x equal to 10.8। दोबारा बताएं x कितना आ रहा है? 7 अच्छा x कितना आ रहा है? एक बेटा x कितना आ रहा है? 1.478।
1.478 या फिर आप उसको 1.48 कह देंगे। x का यूनिट क्या है? अगर x आपके पास आ रहा है 1.48 तो उसका यूनिट kg होगा होगा ना? न्यूटन। क्या न्यूटन होगा? क्या यूनिट होगा? न्यूटन। न्यूटन। विच मींस आपने जो x निकाला है आपने फोर्स निकाली है। उसने पूछा क्या है आपसे? मास। मास पूछा। मास का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। वेट आपके पास आ गया 1.48 तो 1.48 डिवाइडेड बाय 10 विच मींस 0.148 जिसको आप 0.15 kg भी लिख सकते हैं। सर बाकी वेट सबको पता- 1.48 क्यों? 1 पॉइंट क्या? सर वेट 1.48 क्यों? ये जो आपने निकाला है ना 1.48 ये फोर्स आई है। फोर्स मींस वेट आया है। ग्रेविटेशनल फोर्स को वेट कहते हैं। ओके सर। ठीक है, तो you want to find out mass, so you will divide the weight by gravitational field strength to find out mass. 0.148 means 0.15 kg. Rounded off to two significant figures. You can also write 0.148 kg. आंसर फिर भी ठीक होगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा इसको रीड करें केयरफुली। 100 gram mass is suspended from a spring next to a vertical meter rule. The top of the spring is level with the 0 centimeter mark. The bottom of the spring is level with the 27.2 centimeter mark. ठीक है, यहां पर रीडिंग कितनी आ रही है? 0.0 और यहां पर आ रही है 27.2. 100 gram mass is replaced with a 600 gram mass. क्या मतलब है? 100 ग्राम मास को उतारा और क्या लगा दिया? 600 ग्राम मास। 600 gram mass लगा दिया। The length of the spring is now 89.7 centimeter. 600 ग्राम पर इसकी लेंथ आ रही है 89.7 सेंटीमीटर। The spring has not reached the limit of proportionality. इसका मतलब है अभी भी इक्वल प्रोपोर्शन से प्रोपोर्शनली फोर्स बढ़ाने से एक्सटेंशन बढ़ रही है, आप उसको एक्सटेंड कर पा रहे हैं। The 600 gram is replaced with a 200 gram mass. What is the new length of the spring? सर इसको करने देते दो। क्वेश्चन ये है कि वो कह रहे हैं 100 ग्राम मास सस्पेंडेड है, इसकी लेंथ आ रही है 100 ग्राम हटाया 600 लगा दिया, लेंथ कितनी आ रही है? फिर 600 हटाया 200 लगा दिया। अब बताएं कितनी लेंथ होगी? माइनस कर देंगे। करें, बताएं, आंसर बताएं। एमसीक्यू है, सॉल्व करें, आंसर बताएं। सर आपका क्या आ रहा है? 500 पे आ रही है 27.2। आई थिंक आंसर सी आएगा। और कैसे करेंगे ये भी बताना है आप लोगों ने। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं और कर लें वो मुझे बताएंगे कि हमने कैसे किया सॉल्व। चलिए मैं सवाल करता हूं आप लोगों से, ठीक है? सबसे पहले मुझे बताएं कि इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 27.2। ओरिजिनल लेंथ कहते हैं उस लेंथ को जिस पर फोर्स 0 हो। मतलब जब आपने कोई मास सस्पेंड नहीं किया ना उस वक्त की लेंथ। इस क्वेश्चन में गिवन है? नहीं। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ गिवन ही नहीं है, है ना? फोर्स स्टार्ट 100 से हो रहा है। वेरी गुड। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ गिवन नहीं है। अब इसमें हम स्ट्रेटजी चेंज कर देंगे अपनी। ठीक है। अगर क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ गिवन नहीं है तो हम स्ट्रेटजी चेंज करें। हम कह रहे हैं 27.2 सेंटीमीटर ओरिजिनल लेंथ है जो मिस्टर जाइम ने हमें बताया था, ठीक है। लेकिन मिस्टर जाइम ने ये नहीं बताया था कि ऐसा क्यों है। तो मिस्टर जाइम बताएंगे? भाई देखो 0 है ना, तो अब क्वेश्चन ही ऐसे है कि हमने 27.2 ले लिया, हमने लाइक वो किया ना कि अगर हमने 27.2 को ओरिजिनल लेंथ समझ लिया तो मैं 100 ग्राम को क्या रीड करूं? 100 ग्राम को 0। वेरी गुड, ये बात समझ आ गई। मिस्टर जाइम ने देखें क्या जवाब दिया और सुन ले, बहुत अच्छा जवाब है। 27.2 सेंटीमीटर को आप कह रहे हैं ओरिजिनल लेंथ, विच मींस आप 100 ग्राम को 0 कंसिडर कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं हम? तो फिर मैं 600 को क्या पढ़ूं? 600 क्या पढ़े आप? 600 को आप पढ़े जाइम बताइए। 500 पढ़े। वेरी गुड। 600 पढ़ेंगे को फिर और आप 600 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप 100 को 0 समझ रहे हैं ना। 100 माइनस। हाँ देखो मेरी बात दोबारा सुनो, देखो दो सुनो, थोड़ा सा जरा लॉजिकली सोचो, ठीक है? आपको इस क्वेश्चन में ना ओरिजिनल लेंथ नहीं दी हुई। ओरिजिनल लेंथ कहते हैं उस लेंथ को जो स्प्रिंग को विदाउट फोर्स उसके पास हो। अगर आप 100 ग्राम को 0 समझ रहे हैं, मतलब 27.2 सेंटीमीटर को ओरिजिनल लेंथ समझ रहे हैं, तो फिर आप 600 को 600 नहीं पढ़ेंगे, 500 पढ़ेंगे। 500 पढ़ेंगे, क्योंकि आप 100 को 0 समझ चुके हैं। ये बात समझ आ रही है या नहीं? लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा है 100 मास इज रिप्लेस्ड
रिप्लेस कर दिया ना, ठीक है। तो फिर हम 500 क्यों करेंगे? जैसे ही 100 को उतारोगे हाँ। तो लेंथ 27.2 से वही रहेगी, कम हो जाएगी। अच्छा, कम हो जाएगी। मेरी बात समझो ना जरा दोबारा गौर से। देखो ओरिजिनल लेंथ किसको कहते हैं? वो लेंथ जिस पर फोर्स 0। जैसे ही आपने 100 ग्राम हटाया और आपने 100 ग्राम हटाया तो ये स्प्रिंग की लेंथ 27.2 से ज्यादा होगी या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी? कम होगी। 27.2 से कम होकर ओरिजिनल लेंथ पे चला जाएगा। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है ना ओरिजिनल लेंथ है कितनी। तो मैं कह रहा हूं स्ट्रेटेजी चेंज कर लो अपनी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 ग्राम पर उसकी लेंथ आ रही है 27.2। 100 ग्राम हटाकर 600 ग्राम लगा दिया, उसकी लेंथ कितनी आ गई? जो भी होगी 89.7 दी हुई है बल्कि, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूं ये 600 नहीं है, 500 है। ये 500 है, क्योंकि ओरिजिनल के हमें वो मान क्योंकि ओरिजिनल को हम 100 कह चुके हैं। हाँ, अच्छा, सही है। ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से क्वेश्चन शुरू करता हूं, देखो आपको पता है फोर्स एंड एक्सटेंशन आर प्रोपोर्शनल, सही है, और फोर्स और मास भी प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मैं मास और एक्सटेंशन को प्रोपोर्शनल कह सकता हूं। मास बढ़ाते जाओगे एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी, ये कह सकते हैं नहीं कह सकते? इंस्टेड ऑफ सेइंग फोर्स is directly proportional to extension, can we say mass is directly proportional to extension? If you increase mass suspended by the spring, you are actually increasing extension. कह सकते हैं ना? तो चलें इसको यूं करते हैं कि original length is equal to 27.2 सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहली बात क्या होगी? ओरिजिनल लेंथ आपने 27.2 सेलेक्ट कर ली। 500 ग्राम, 600 नहीं, कितना? 500 ग्राम पर इसकी लेंथ कितनी आ रही है? 89.7। एक्सटेंशन कैसे निकालेंगे? उसमें से 27.2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। सही है। फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होते हैं ना। 500 ग्राम पर इसकी एक्सटेंशन कितनी है मुझे बताएं? 89.7। नहीं एक्सटेंशन, लेंथ नहीं, एक्सटेंशन। 60.5। 100 ग्राम पर कितनी होगी निकालें। 100 ग्राम पे कितनी होगी? वो कर दो, करें जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स निकालें। 500 ग्राम पर ये कितनी आ रही है? 89.7 माइनस 27.2 कितना होता है? शरियार ये तो बता दो। 60.5। 60.5 और 100 पर कितनी आ रही है? 12.5। 7.2 को प्लस करेंगे। प्रोपोर्शनैलिटी से आ रही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स आ गया। 12.5 27.2 में से अगर मैं 12.5 माइनस कर, एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन होती है स्ट्रेस लेंथ मतलब फोर्स लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ। तो 12.5 एक्सटेंशन आई है आपके पास, ऐसे ही एक्स निकाल लें, कितना आ रहा है? 39.7 आ रहा है। यस। देखो 100 ग्राम पर आपके पास एक्सटेंशन कितनी आई है? 12.5। एक्सटेंशन 12.5 आई है ना। वो तो आपसे क्या पूछ रहा है? लेंथ बताओ। तो आपकी अगर ओरिजिनल लेंथ थी, कितनी आई थी ओरिजिनल लेंथ? पहले 14.7। तो उसमें 200 के हिसाब से मतलब 2 दफा 12.5 ऐड कर लोगे तो तुम 200 ग्राम पे पहुंच जाओगे आगे। देखो मैं पूरे क्वेश्चन को समराइज करता हूं। इस क्वेश्चन में मसला पता है क्या था? इस क्वेश्चन में मसला ये था कि इसमें ओरिजिनल लेंथ गिवन नहीं थी। इस क्वेश्चन में ओरिजिनल लेंथ गिवन, तो हमने क्या किया? हमने उस मसले का हल ये निकाला कि हमने 27.2 सेंटीमीटर को ओरिजिनल लेंथ अज्यूम कर लिया। अगर आपने ये अज्यूम कर लिया तो उसका मतलब है आप 100 को 0 रीड कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एक इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, उस पे 100 ग्राम पहले से रखा हुआ है, उस पे 50 ग्राम रखोगे तो रीडिंग क्या आएगी? ठीक है, तो मैं तो उसको 50 ही रीड करूंगा ना, क्योंकि 100 तो रखा ही रहेगा चाहे मैं कुछ भी करूं। कुछ ना बोलिएगा तो यहाँ मैं 200 ग्राम भी रखूंगा, रीडिंग 300 आएगी, रीड तो 200 ही करूंगा ना, क्योंकि मैं 100 को 0 समझ रहा हूं। ऐसे समझ ले कि स्प्रिंग खराब हुआ है। स्प्रिंग खराब हुआ है, सिंपल बात है। हमारे पास इसके अलावा हल नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं ना ओरिजिनल लेंथ है कितनी। तो आपने 100 ग्राम को 0 कंसीडर कर लिया। तो जब आपने 600 रखा तो एक्चुअली आपने 600 नहीं रखा, आपने 500 रखा। व्हाट इफ कि अगर हम 100 केजी हटा दें तो ओरिजिनल हटा दें? अब पता चल गया ना, अब तो निकाल खुद भी सकते हैं। कैसे? हमें पता चल गया कि हर 100 पर एक्सटेंशन 12.5 होती है। तो 27.2 पर अगर मैं 12.5 माइनस कर दूं तो मुझे ओरिजिनल लेंथ मिल जाएगी। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन, a spring extends by 4 centimeter when 10 Newton is suspended from it. क्या मतलब है इसका? 4 सेंटीमीटर से ज्यादा जब 10 न्यूटन फोर्स है। Very good. If the two of these springs are used as shown to carry a 30 Newton load, parallel है सीरीज है? ये parallel है। पैरेलल। तो फोर्स ये इक्वल 30 होगा न्यूटन की दोनों। फोर्स है, इस स्प्रिंग को कितनी मिल रही है? 30 15 15। सर 15 सीरीज 15 और 15 सीरीज होता
तो दोनों को 30-30 मिलती। पैरेलल है तो 30 में से आधी फोर्स इस स्प्रिंग को मिल रही है, ठीक है। आधी इसको मिल रही है। जी सर। एक स्प्रिंग 10 न्यूटन फोर्स पर 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन देता है, तो 15 पर कितने की देगा? 6 आंसर। सर इसको बात बात समझ आ रही है? सर को 10 न्यूटन 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 न्यूटन X x, आंसर इज 6। वो कह रहा है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ ईच स्प्रिंग? ईच स्प्रिंग इज गेटिंग 15 न्यूटन, ईच भी तो बोले ना। लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन भी होती तो भी आप आंसर क्या देते? 6, क्यों? क्योंकि ये पैरेलल में लगा हुआ है। अच्छा, equally divided ये होगा। इक्वल एक्सटेंशन इतनी नहीं, 12 का मतलब होता है ये 12 सेंटीमीटर नीचे आता, ये आएगा नीचे 6 सेंटीमीटर, एक 6 आएगा, एक वो भी 6 आएगा। तो हाँ। ये वाला जो 30 न्यूटन लोड है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से 6 सेंटीमीटर नीचे नजर आएगा आपको। पैरेलल में ये 6 एक्सटेंशन आएगा सेम तो ये है। 6 आएगा, ऐसे ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ऐसे आधा आधा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करें। In an experiment, a student takes measurement and determines the extension of the string different loads. Or different loads. ठीक है, ठीक है। With the approaches is shown in figure 2.1. The table in figure 2.2 shows the results. Only Results पढ़ लेंगे। only some of the extensions are shown in. अच्छा, मुझे बताएंगे ओरिजिनल लेंथ कितनी है? Original length अभी बताते हैं आपको। Original length दी हुई नहीं है मैंने आपको। हाँ, लिख के देगा ना वो, तुम तो ओ लेवल्स में हो नहीं। अच्छा, अभी चेक करते हैं। मिस्टर फाइक ने कैसे बताया? 200 पूछ 200 होगी ना सर 0 पर। ये दिया हुआ 0 पर 200। 0 पर 200 ना, तो ओरिजिनल लेंथ इसलिए 200। क्वेश्चन तो पढ़ने दिया करे। सर हर कोई इसमें गलती करेगा। अच्छा, ओरिजिनल लेंथ 200 हो गई। हाँ, 1 न्यूटन पर एक्सटेंशन कितनी है? 35 35। 2 पर 70 डबल करते हैं। इस तरह से आप मुझे बताएं 4 पे कितनी होगी? 4 पे 35 मल्टीप्लाई 4 भी बताते हैं आपको। सर लेकिन इधर अजीब आ रही है। 210। देखिए मेरी बात सुने, 175 एक्सटेंशन का फॉर्मूला सर मैं कह रहा था आप Extension is directly proportional to the mass. नहीं, एक्सटेंशन इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेच लेंथ एंड ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 100 200 स्ट्रेच लेंथ कितनी है? 350। तो क्या आंसर है? लेकिन ऐसे तो 35 का डिफरेंस आ रहा है। हम वो थोड़ी निकाल रहे हैं 35। अगर देखें सर, सर फिर सर, 140 नहीं सर, होना चाहिए? पर डालकर 135 क्या कह रही हैं आप? जुहा बताएं क्या कह रही हैं बेटा? सर 140 नहीं होना चाहिए बिकॉज 105 प्लस 35। होगा। नहीं, मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, मेरी बात सुने जरा गौर से। सर मैं आपको एक क्या बात कह कह सकता हूँ सर। एक्सटेंशन इज द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल लेंथ एंड द स्ट्रेच लेंथ। स्ट्रेच लेंथ आप मुझे बताएं 4 न्यूटन पर स्ट्रेच लेंथ कितनी है? 350 है नहीं? ओरिजिनल कितनी जी है? सर। 200। अब मैं आपकी बात को क्यों डिनाई कर रहा हूँ? 350 minus 200. हाँ, वो तो सही है। मैं कह रहा हूँ मैंने 140 क्यों नहीं लिखा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि इसने हो सकता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को एक्सीड कर दिया हो। अच्छा, ज्यादा खींच हमें तो नहीं पता ना कि भाई हाँ। 35 ही एक्सटेंड करेगा। आपको पता है ना, फोर्स लगाते जाते हैं एक्सटेंशन तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाद एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू से ज्यादा होती है। Yes. तो ज्यादा हो रही है नहीं हो रही? उसका 220 हो जाएगा आगे। आगे वाले का क्या होगा? 220. 220 प्लस 70। एक्सटेंशन इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेच लेंथ Extend. एंड ये बात समझ ओरिजिनल लेंथ नहीं। कभी भी चेंज नहीं होती। ठीक है, कभी भी नहीं होती। कभी भी नहीं होती। क्यों नहीं? कैसे होगी? सब्सटेंस चेंज होगा तो होगी ना। एक स्प्रिंग है, उसकी ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है भाई ये है, आप चेंज कैसे हो रही है? अनलेस चले जी, पार्ट ए हो गया, पार्ट बी। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने यूज किया है इसको फिल करने के लिए। पार्ट बी, कैलकुलेट द लोड दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ 49 1 मिलीमीटर। पॉइंट तो होगा। मुझे बताएं Calculate the 1 न्यूटन पर कितनी एक्सटेंशन है? 35 तो 49 मिलीमीटर एक्सटेंशन के लिए कितनी फोर्स चाहिए 1 होगी? पॉइंट कुछ होगा, कह रहा हूं। प्रोपोर्शनैलिटी अप्लाई divide करेंगे, कर देंगे. 2 कॉलम बनाएंगे, हाँ, अच्छा सही है। 2 कॉलम बनाएंगे, एक में लिखेंगे लोड, एक में लिखेंगे एक्सटेंशन। प्रोपोर्शनैलिटी जब होती है तो आप 2 कॉलम्स बनाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1.4 1 पर 35, 49 पर कितना? तो 1.4 न्यूटन। चलें जी, पार्ट सी, 1 मार्क कट जाएगा मिनट। The student pulls a load downwards from position A. Position A से position B आप देख रहे हैं, नीचे उसने उसको extend किया है and holds it fixed at position B. सही है, position B पर fix कर दिया। The load is stationary at A and at B. A पर भी रुका हुआ था और B पर भी अब रुका हुआ है।
द लोड हैज नो काइनेटिक एनर्जी एट ईदर पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी इन अ मूविंग बॉडी। वो वापस उछल के नहीं आएगा। हाँ वो लेकिन छोड़ेगा तब ना, वो कह रहा है रोका हुआ, फिक्स किया हुआ, होल्ड किया हुआ है। होल्ड किया हुआ, ठीक है। और उसने क्या बोला है, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? नो, जीरो। जीरो है। मतलब यहाँ पर भी मूव, नहीं हो रहा था, यहाँ पर भी मूव, नहीं हो रहा। और काइनेटिक एनर्जी होती है मूविंग बॉडी में। दोनों जगह पर मूवमेंट नहीं है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी नहीं है। प्लेस टिक्स in the boxes to show how the value of each of the forms of energy compares at A and B। देखें आप लोगों ने क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी नहीं पढ़ा, तो 2 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। श्योर। Gravitational potential energy is the energy in the object due to its height। हाइट ज्यादा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पीड, ड्यू टू इट्स स्पीड, ठीक है। स्पीड होगी तो काइनेटिक एनर्जी होगी, स्पीड नहीं होगी तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। स्पीड कम होगी हम में होती है काइनेटिक एनर्जी, जब भाग रहे होते तो होती है, अभी नहीं है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग इक्वल एट ए एंड बी, क्या इक्वल होगी? यस सर। एनर्जी स्टोर्ड नहीं, इक्वल नहीं होगी। लार्जर एट ए, नो, लार्जर एट बी, यस। क्यों? लार्जर एनर्जी क्योंकि ज्यादा खींचा बस। देखिए जितना खींचे उतनी ज्यादा एनर्जी। लार्जर एट ए क्यों होगी? लार्जर एट ए क्यों नहीं किसने होगी? बोला है? किसने बोला है? अच्छा मुझे बताओ, स्प्रिंग ए जो ए पर है उसमें स्ट्रेच हुआ है ना? नहीं। नहीं, बी पर। बी में स्ट्रेच हुआ है। तो बी पर स्प्रिंग के पास और कौन सी एनर्जी बताए? वो इलास्टिक वो पोटेंशियल इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। एनर्जी, ठीक है। जो तो उसको push लार्जर एट, जी। लार्जर एट बी क्योंकि बी पर आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया हुआ है। स्ट्रेच किया। स्ट्रेच स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी होगी? इलास्टिक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लोड ज्यादा कहाँ है? क्यों? क्यों वो जमीन ज्यादा पर, हाइट ज्यादा है हाइट उसकी, ज्यादा है। दिमाग लार्जर एट ए। Part 2, work is done by the student to pull the load down. The law of conservation of energy states that energy can not be created and Can be converted cannot be energy. destroyed. Explain how this principle applies in this case. आपने एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। जी। पहले स्प्रिंग ए पर कौन सी एनर्जी थी उसके पास? ग्रेविटेशनल, फिर आपने क्या किया? उसको स्ट्रेच किया। आपने स्ट्रेच करने में वर्क किया। उस वर्क और एनर्जी एक ही चीज होती है। वो वर्क कन्वर्ट किस में हो गया? एनर्जी। कौन सी एनर्जी में? आपका ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसको सिर्फ आप लोग रीड करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये आपने पढ़ा नहीं है। जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आप खुद भी लिख सकेंगे। एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द स्टूडेंट इज कन्वर्टेड इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द स्प्रिंग। जितना उसने एनर्जी क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अगर आप फॉर एग्जांपल एक पिस्टल गन लोड कर रहे हैं तो उस वक्त उसमें जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो रहा है जिस पर आप लोड कर रहे हैं। ट्रिगर दबाएंगे तो बुलेट फायर हो, बुलेट नहीं, वो छर्रा फायर। छर्रा वाली कर लेते हैं, चलें छर्रा फायर हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज फायर हो गई उसके पास अब कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वो कौन सी एनर्जी थी? इसी तरह से वो लहर होती है जिसको आप कैटapult कहते हैं इंग्लिश में, तो उसमें होता है, वो कहाँ मिलती है? मुझे वो चाहिए। गांव में खुद बनानी पड़ती है बेटा, ठीक है। तो उसमें होता है रबर बैंड, इलास्टिक, ठीक है। इलास्टिक एनर्जी खींच रहे हैं। जब आप उसको स्ट्रेच करते हैं तो आप एक्सटेंशन बढ़ा रहे होते हैं, मतलब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। और जैसे आप उसको रिलीज करते हैं तो जो स्टोन होता है वो काइनेटिक एनर्जी में उसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अच्छा, क्वेश्चन। वो मतलब बार बार जितना एनर्जी आप स्टोर करेंगे आप एनर्जी यूटिलाइज कर सकेंगे। तो एनर्जी इसी तरह से कुछ डोर्स होते हैं जो ओपन आप करते हैं, क्लोज खुद होते हैं। जैसे ये वाला दरवाजा, आपका दरवाजा लगा हुआ है, ये आप ओपन करते हैं। आप ओपन करते हुए वर्क कर रहे होते हैं, स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होता है, सही है। फिर जैसे ही आप उसको रिलीज करेंगे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और वो फिर खुद ब खुद आराम से बन हाँ, जाएगा। तो वो तो डिपेंड करता है ना कि आपने स्प्रिंग स्टिफ यूज किया हुआ है या सॉफ्ट यूज किया हुआ है। स्टिफ से क्या होता है? स्टिफ का मतलब होता है कि ये जो स्टिफ है ना, जल्दी से भारी स्प्रिंग। नहीं भारी नहीं है। स्टिफ का मतलब है जो ज्यादा फोर्स पर कम एक्सटेंशन प्रोड्यूस करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग बैलेंस है। मुझे देख के बताएं ग्राफ में ओरिजिनल लेंथ कितनी है? ओरिजिनल लेंथ 2। ओरिजिनल लेंथ 2 है, कैसे पता? वो पहले से उसके अंदर जीरोस के साथ लोड 0 है, लोड सर 0। 4 तो लेंथ 2 इसका मतलब ओरिजिनल। मेरी बात सुन। ये सुनाएं। ग्राफ पे ठीक है, ग्राफ शुरू ही हो रहा है 2 से, तो ओरिजिनल लेंथ 2 है। मैं वही तो बता रहा हूँ, इस लेंथ पर लोड 0 है, हाँ ठीक है। A load causes a spring of the balance to extend by 3. By 3 का क्या मतलब है? बाय 3 Multiply By 3 2 था ना पहले, 5 हो गई। हमने और क्या बोल रहे हैं? ठीक। मल्टीप्लाई बाय 3 5 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा।
अच्छा एक्सटेंड्स बाय 3 लिखा हुआ है, तो क्या रीड करेंगे? 5 पर फोर्स 15 कितनी है? नहीं 15। आंसर 15 नहीं आएगा, नहीं एक सेकंड आएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़ें दोबारा से ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। ओरिजिनल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, एक्सटेंड्स बाय 3 का मतलब है फाइनल लेंथ कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर। 15 नहीं होगा। तो स्ट्रेच लेंथ अगर ठीक है आपके पास 5 आ रही है तो व्हाट इज द बैलेंस रीडिंग? 15 15। तो मार्किंग Next question. Figure 3.1 shows the load extension graphs for two springs A and B. Determine the extension of spring A for a load of 10 Newton. Spring A वाली लाइन पढ़ें, 10 पर मुझे बताएं कितनी एक्सटेंशन आ रही? 7 बेटा लोड कहाँ है और वो कहाँ है, जरा गौर से पढ़ो। Y एक्सिस पर लोड है, 12 आ रही है 12 आ रही है। क्या हो गया तुमको? उल्टा पढ़ रहे हो। उल्टा पढ़ रहा हूँ। हाँ अच्छा हाँ वो वहां से यही तो कह रहा हूँ। स्प्रिंग ए की लाइन ये रही, ठीक है। अच्छा लोड इधर है भाई। लोड इधर है, ओह 10 पर कितना आ रहा है? 12 12 ठीक है, तो आंसर हो गया 12 मिलीमीटर। स्टेट विच स्प्रिंग इज इजियर टू स्ट्रेच। मुझे अब दोबारा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, Spring B. जाइम आप बताएंगे कि इजियर टू स्ट्रेच का मतलब होता है जो बी नहीं मैं Extension बता था। जो कम फोर्स पर ज्यादा। ज्यादा एक्सटेंशन दे रहा हो, या फिर आप ये कर सकते हैं सेम फोर्स पर ज्यादा एक्सटेंशन जो दे रहा है ना वो क्या है? और इजियर टू स्ट्रेच इजियर टू स्ट्रेच है। बताएं कौन है? ए है बी ए है। कैसे? क्योंकि देखिए वो छोटा भी है और स्ट्रेट भी है। नहीं, इधर देखें, स्प्रिंग ए में देखें 10 पर एक्सटेंशन कितनी है स्प्रिंग ए पर 10 पर 12 और बी पर 10 पर हाँ 17 नहीं नहीं सबर है 17 है ना? 17 है सही। तो बताएं कौन सा अच्छा है? 17 वाला अच्छा होगा। जो ज्यादा स्ट्रेच हो रहा है वो बी है। हाँ। आप देखें 10 न्यूटन पर स्प्रिंग ए 12 मिलीमीटर की एक्सटेंशन दे रहा है, सेम लोड पे ज्यादा एक्सटेंड सेम लोड पर ज्यादा एक्सटेंशन बी की है। तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? बी इट टेक्स सेम अमाउंट ऑफ लोड एज ए बट एक्सटेंड्स मोर। मैं भी जवाब हो गया हूँ, मिलीमीटर लिख दिया यहाँ पर। एक्सटेंड्स मोर फॉर सेम फोर्स। अच्छा ऐसे लिखे तो मिल जाएगा वहां से। हाँ वैसे ही कोई मसला नहीं, अच्छा होता है कि अगर आप एक्सप्लेन ज्यादा करें। ठीक है, बी एक्सटेंड्स मोर फॉर द सेम फोर्स, दैट्स व्हाई मार्क्स मिलने की बी इज इजियर टू स्ट्रेच। जितना ज्यादा आपका आंसर जो है वो अच्छा एक डाटा जो दिया हुआ अगर आप उसको यूटिलाइज करें तो अच्छी चीज। सही बात। A different spring is suspended from the edge of a bench as shown in figure 3.2. मुझे बताएं पहले लेंथ कितनी है, 19.7 अब कितनी है? 43.9 पहले लोड कितना था? मैंने लोड पता नहीं। नहीं था, अच्छा तो वही प्रोपोर्शनल तो वो हो गया ओरिजिनल लेंथ। वो है 19.7 हो गई ओरिजिनल लेंथ। हाँ। 6 न्यूटन पर 43.9 की लेंथ आ रही है, तो डिफरेंस लेंगे तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी ना? जी। चलें जी, विद नो लोड ऑन द स्प्रिंग से 19.7 और विद अ लोड ऑफ 6 न्यूटन, अब आप बताएं एक्सटेंशन कितनी है? 24.2 आपके पास एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है जी, बताएं क्या लिखेंगे इसमें? बताएं जल्दी से दोबारा से। Keep on hanging हाँ। the loads and note down all the readings to find the extension minus it with original. Increase the load on the spring. Note down the new length. New length को आप stretch length भी कह सकते हैं. Subtract the original length from the new length to find out The extension. extension. Repeat the procedure to take Precise. multiple readings by changing loads. करना क्या आप लोगों ने? आपने लोड इंक्रीज करते रहना है। जैसे इस वक्त 6 न्यूटन लिखा हुआ था, आप 6 न्यूटन की जगह 8 न्यूटन या 3 न्यूटन पहले वाली वैल्यूज भी डिफरेंट लोड्स पर जितनी भी स्ट्रेच लेंथ आ रही है वो आप नोट करेंगे। उसमें से एक्सटेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे? ओरिजिनल लेंथ को माइनस करेंगे, तो आपके पास दो चीजें आ जाएंगी। फॉर ईच लोड यू विल हैव एक्सटेंशन, सो यू कैन प्लॉट अ ग्राफ ऑफ लोड एंड एक्सटेंशन। सही है, और मल्टीपल रीडिंग्स होंगी तो ही आपके पास ग्राफ बनेगा, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए एटलीस्ट आपके पास 5 रीडिंग्स होनी। नेक्स्ट है फिगर 2.1 shows a spring before and after it is stretched by a small load. इस वक्त इसमें लोड कितना है? किस टाइम पे? पहले 0 जीरो, तो ये मतलब ये ओरिजिनल लेंथ है इसकी। और फिर आपने क्या किया? लोड सस्पेंड किया और स्प्रिंग एक्सटेंड हो गया। एक्सटेंड हो गया। On figure 2.1 mark the extension caused by the load. What is extension? एक्सटेंशन वो स्ट्रेच उसके बाद लोड के बाद Extension is the difference between the between extended length and the original length. original length and स्ट्रेच एंड very good stretched और unstretched length का difference। तो ये वाली जो लाइन मैंने बनाई है, हां सर मैंने भी ऐसे बनाई। वेरी गुड, ये जो लाइन आपने बनाई है
एक ये बन गई, और सेम इधर देखो, मेरी बात जरा गौर से सर, इसके सुनो, जहां नीचे- से आपने लाइन बनाई है ना, दोबारा भी लाइन वहीं से बनेगी। अच्छा आते कम है ये देखो, इसकी बिल्कुल लेंथ से हाँ, क्योंकि देखें आप सेम पॉइंट से ही दोबारा लेंथ लेंगे, ये दो लेंथ्स आ जाएंगी, जी सर इन दोनों लेंथ्स का डिफरेंस जो होगा वो होगा ये एक्सटेंशन होगी, विच मीन्स अगर यहां से लेकर यहां तक आपके पास लेंथ आती है 12 और यहां से लेकर यहां तक आती है 10, तो आंसर होगा 2। एक्सटेंशन के लिए क्या चाहिए? ये चाहिए रूलर चाहिए। रूलर क्या होता है? रूलर ही कहते हैं, स्केल तो गलत कहा जाता है। फिगर 2.2 shows a sketch graph of the length of the spring plotted against the weight of the load. मैं तेरे ख्वाबों में हूँ। On figure 2.2, mark clearly the unstretched length of the spring. Where is the unstretched length? ये सर ये रही। ये ओरिजिनल लेंथ This is the unstretched length because at this length the load is 0. इसको क्या लिखेंगे अनस्ट्रेच्ड लेंथ The unstretched length. State the unit in which the weight of the load is measured. न्यूटन। Newton. Very good. Okay, next. A force is applied to a solid object, may cause it to accelerate so that its velocity changes. State two other properties of the object which may change when a force is applied. Force क्या क्या कर सकती है? फोर्स पुश और पुल। Change shape, speed, स्पीड, direction. वेलोसिटी। यार स्पीड शेप डायरेक्शन ठीक है। यहाँ पे भी क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी काम है शेप और स्पीड सबसे पहले हो गया shape, दूसरा है volume. वॉल्यूम इसको आप density भी लिख सकते हैं. A spring has a mass of 0.012 kg. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. Calculate the weight. 0.12 Very good. W is equal to mg 0.012 into 10, 0.12 Newton. The spring is suspended vertically and a load is attached to its lower end. The spring extends by 22.7 centimeter and does not pass the limit of proportionality. Figure 2.1 shows the spring and the load attached to the lower end of a second identical spring. दो springs लगा दिए, ये देखें ना, ठीक है। आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब है जितनी फोर्स पर ये एक्सटेंशन दे रहा था उतनी फोर्स पर वो भी एक्सटेंशन देगा, लेकिन ये स्प्रिंग सीरीज में। मुझे बताएंगे जो ऊपर वाला स्प्रिंग है उस पर दो चीजों का लोड है, एक स्प्रिंग का और एक लोड का। क्या इन दोनों स्प्रिंग्स की एक्सटेंशन सेम होगी? नहीं होगी सर ऊपर वाले की ज्यादा होगी नीचे वाले की? ऊपर वाले की सीरीज है नीचे वाले की। ऊपर वाले की ज्यादा ऊपर होगी। वाले की क्यों होगी? ऊपर स्प्रिंग का भी और लोड नीचे का वाला भी भी तो उसको। वेरी गुड। ऊपर वाला जो स्प्रिंग है ना उस पर नीचे वाले स्प्रिंग का भी लोड है और लोड का भी लोड है। समझ आ रही बात? जो नीचे वाला स्प्रिंग है उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स है, वो है फोर्स ड्यू टू दिस लोड। तो ज्यादा एक्सटेंशन किसकी होगी? ऊपर वाले की ऊपर वाले की ज्यादा एक्सटेंशन। ठीक है। सजेस्ट वन रीजन व्हाई द एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड स्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम 2.7. because it has only load of Very good. The second spring is experiencing the force due to the load only, while the spring that is above the second one is experiencing the load from. and the spring as well. Very good. तो उसमें A और B की अगर हम बात करते हैं तो A की एक्सटेंशन ज्यादा होगी और B की एक्सटेंशन 2.7 सेंटीमीटर होगी। What is meant by the limit of proportionality? What is meant by limit of proportionality? The point beyond which force and extension are not proportional. Not possible. Proportional. हाँ सही proportional. उससे पहले तक प्रोपोर्शनल होते हैं, उसके बाद प्रोपोर्शनल नहीं होते। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। The point where the Beyond which extension and force are not proportional. वेरी गुड, एक्सटेंशन एंड फोर्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब इस पॉइंट के बाद एक्सटेंशन होती तो है लेकिन प्रोपोर्शनल नहीं होती। या फिर आप इसको कह सकते हैं द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच द स्प्रिंग इज इजियर टू बी स्ट्रेच्ड। Easier to be stretched. क्योंकि आपने देखा ना कि उस वक्त 35 का चेंज आना था, चेंज कितने का आ रहा था? 45 का आ रहा था। 35 एकदम से 40 हो गया था। हाँ, जितना भी चलो मोर देन 35 था ना, which means for the same force the spring was extended more. तो वहाँ पे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी से Exceed हो गई। क्रॉस कर गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। A student has 3 springs A, B and C. He measures the length of each spring in turn when different weights are placed on the end of each spring. हर दफा उन्होंने 1, 1.5, 2, 2.5, 3 इस तरह से जो है वो लोड हर स्प्रिंग के साथ अटैच किए हैं। स्टेट विच स्प्रिंग हैज बीन स्ट्रेच्ड पास्ट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कैसे चेक करेंगे?
पहले वाले को दूसरे से मतलब अगर फर्स्ट पर कितना वेट है और फिर 1.5 पे मतलब लेंथ कितनी है? 1 1.8 पर 6.1 सही है। 1.5 पे कितना है? 6.9 0.8 का डिफरेंस है। 0.8 फिर कितना है? 0.8 ये वाला सही है सर, इधर नहीं इसमें है। कोई नहीं सेकंड A पर स्प्रिंग ए में कोई डिफरेंस आ रहा है? आप देखें हर दफा 0.8 का डिफरेंस आ रहा है। तो स्प्रिंग ए ने ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को exceed नहीं किया। 8.6 9.5 कितना हो गया? 0.9 0.9 9.5 10.4 0.9 10.4 11.2 0.8 0.8 इसमें आया या नहीं आया? ये डिक्रीज हुई है। इसमें हो सकता है स्टूडेंट ने गलती से एक गलत वैल्यू ले ली हो। हमेशा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब एक्सीड होती है ना तो एक्सटेंशन बढ़ती है, कम नहीं होती। ठीक है 11.2 12.1 9 वही है ना? कितना है? 0.9 ही है ना? ठीक है यस तो बी में नहीं है कुछ ऐसा। इसमें देखें सी में 9.7 10.5 0.8 0.8 10.5 11.3 0.8 11.3 13.1 2.6 13.1 6.9 बढ़ गई ना? शुरू में 0.8 थी, अब आप देखें एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। ठीक है तो स्टेट विच स्प्रिंग हैज बीन स्ट्रेच्ड पास्ट द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? सी। और उसका रीजन क्या बताएंगे आप? पहले तो सबका डिफरेंस आप ऊपर इसी तरह से कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है spring C, because for every 0.5 Newton force, spring C extended by 0.8 centimeter, but after 2 Newton, the extension increases more than 0.8. Calculate the unstretched length of spring A. Unstretched length किसे कहते हैं? नहीं, unstretched length original length. Original length किसे कहते हैं? वेट 0 जिस पर फोर्स 0 सही है। तो मुझे बताएं कि स्प्रिंग ए की 1 न्यूटन पर लेंथ कितनी है? 6.1 0 न्यूटन पे कितनी? 0 न्यूटन 5.3 अनस्ट्रेच्ड लेंथ उसे कहते हैं जब फोर्स 0 हो, लोड 0 हो स्प्रिंग पर, उस वक्त उसकी लेंथ क्या थी? ठीक है ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं 4.5। कैसे किया जाए? मैंने वेट जो है ना 1 केजी पे आ रहा है 6.5 2 केजी पे 7.5 7.7 माइनस 6.1 तो 1.4 आया। तो वेट 1 था तो 6.1 माइनस 1.4 तो हर 0.5 न्यूटन पर 0.8 की एक्सटेंशन है। तो 1 न्यूटन एक्सटेंशन निकालने के लिए उसकी आपने 1.6 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जी सर मैं सिर्फ 0.5 ही ले ली थी। हाँ देखिए 1 न्यूटन पर 6.1 इसकी एक्सटेंशन है। ठीक है 6.1 लेंथ है इसकी अनस्ट्रेच्ड लेंथ। तो हर 0.5 न्यूटन पर 0.8 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आ रही है स्प्रिंग ए में। तो आप दो दफा 0.8 माइनस कर देंगे तो आप 0 न्यूटन पर कितनी लेंथ थी वो मिल जाएगी आपको। 1 न्यूटन 6.1 0.5 पर 5.3 और 0 न्यूटन पर 4.5 की एक्सटेंशन आएगी, लेंथ आएगी। तो 4.5 सेंटीमीटर आ गया। पार्ट बी पढ़े और उसका आंसर आप लोगों ने खुद बताना है क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। सारे 0.8 है तो इजी होगा। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट कैन यूज, डिस्क्राइब करना है। एक स्मॉल रॉक है उसका मास निकालना है। ये क्वेश्चन हम सबसे पहले कर चुके हैं। आप लोगों में दिखा देता हूँ क्वेश्चन, फिर आप लोग उसकी स्टोरी यहाँ लिखेंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़े पार्ट सी को, आपको शायद याद आ जाएगा आपने क्या करना था। मास निकालना है। मास निकालना है सही है। तो क्या करेंगे हम? W is equal to mg। कोई बताएगा जरा? क्वेश्चन पढ़े। वो कह रहा है एक स्मॉल रॉक है और उसका मास निकालना है, कैसे करेंगे? स्प्रिंग ए 0.5 न्यूटन पर कितनी एक्सटेंशन दे रहा है? स्प्रिंग ए 0.5 पे हाँ दे ही नहीं रहा है। 0.8 दे रहा है। हर 0.5 पर 0.8 एक्सटेंशन दे रहा है। ठीक
अगर मैं एक स्मॉल रॉक को स्प्रिंग ए से सस्पेंड करता हूं और मैं नोट करता हूं एक्सटेंशन, तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी के थ्रू उसका वेट मिल जाएगा, और जब वेट मिल जाएगा तो मास भी मिल जाएगा। क्या हमने यही नहीं किया था? देखें 4 न्यूटन पर कितनी एक्सटेंशन, तो 2.7 सेंटीमीटर पर कितनी फोर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया क्या 1.48। मास निकालना था, W अपॉन G कर लिया, मास आ गया। सही है। अब ये जो कुछ आपने यहां किया था ना, ये आपने वहां लिखना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे वही कि आपको पता है कि स्प्रिंग ए, सस्पेंड द रॉक फ्रॉम द स्प्रिंग ए एंड नोट डाउन एक्सटेंशन। फिर हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि फॉर एवरी 0.5 न्यूटन फोर्स द स्प्रिंग एक्सटेंड्स बाय 0.8। अगर उस स्मॉल रॉक से 1.6 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन आती है तो उसका मतलब है स्मॉल रॉक का वेट 1 न्यूटन। और मुझे मालूम क्या करना है, मास मालूम करना है, तो मैं डिवाइड करूंगा वेट को किससे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से, ताकि मिल जाए मुझे मास, क्योंकि m इज इक्वल टू W अपॉन G। क्वेश्चन नंबर 10। A metal wire initially 1 meter long extends by 4 millimeter when a load of 2 Newton is added to it. What will be the length of the wire if a further 3 Newton is added? Further 3 का मतलब है अब ये 5 Newton आप इसको रीड करेंगे, ठीक है? Assuming it does not extend beyond its limit of proportionality. 2 Newton पर कितनी एक्सटेंशन है? 2 पर कितनी एक्सटेंशन है? 4 है बेटा। जरा क्वेश्चन गौर से पढ़े फिर से सब जल्दी। ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है, लेकिन वो कह रहा है 2 न्यूटन ऐड किया तो उसकी एक्सटेंशन 4 मिलीमीटर ऐड हो गई है ना उसमें, तो सर उधर 10 हो जाएगी। वेरी गुड, 3 और 10 हो जाएगी। 2 के बाद 3 फर्दर ऐड किया उसने, व्हिच मींस 5 न्यूटन पर कितनी एक्सटेंशन होगी? 10। आंसर बताएं। सी, क्योंकि मिलीमीटर में है ना, तो 1.010। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 4 न्यूटन। सी, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी पर क्या वो फोर्स है? 60। तुम एक्सटेंशन बता रहे हो चंद्र? अच्छा सॉरी, गलत पढ़ लिया। रोज पूछ रहा है, ठीक है। दिस इज द पॉइंट विच इज लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, बिकॉज बियॉन्ड दिस पॉइंट द लाइन इज नॉट स्ट्रेट एंड इट इज showing that extension is greater than force, क्योंकि कर्व एक्सटेंशन की तरफ है और हमेशा कर्व एक्सटेंशन की तरफ ही होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट जी, अब मुझे बताएं कि इधर इस जगह पर देखें कितनी फोर्स है। मैं इसको 2 नहीं रीड करूंगा कि ओरिजिनल लेंथ अगर 1 न्यूटन पर शो हो रही है तो फिर ये 2 न्यूटन रीड नहीं करेंगे, हम कहेंगे फॉर 1 न्यूटन द एक्सटेंशन इज 1 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है सबको? 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं कि ये स्प्रिंग्स अब पैरेलल है या सीरीज है? पैरेलल। तो ये 2 न्यूटन क्या है? ये 2 है 1 है? 2 है। एक तो ये 1 है, क्योंकि ये 1 से आप इसको रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक स्प्रिंग को कितनी फोर्स मिलेगी? 0.5। समझ आ रही है बात? ये 2 न्यूटन नहीं है, क्योंकि हम इसको यहां से अगर इसके कंट्रास्ट में पढ़ रहे हैं तो 1 न्यूटन और 2 न्यूटन का फिर डिफरेंस हो गया 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन भी अब आप 2 स्प्रिंग्स में देख रहे हैं, तो फिर ये स्प्रिंग्स में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी। तो मैं एक स्प्रिंग के लिए फोर्स कितनी पढ़ूंगा? 0.5। तो 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, 0.5 न्यूटन 0.5 सेंटीमीटर। क्या आंसर आना चाहिए? 0.5, ठीक है। अब दोबारा से देख लिया, मैं फिर भी वर्किंग आप खुद भी लिख लें अपने लिए। 1 न्यूटन इज 1 सेंटीमीटर। आई एम नॉट रीडिंग इट 2 न्यूटन 1 सेंटीमीटर। Then 0.5 Newton will be 0.5 centimeter. Next, figure 3.1 shows part of the extension load graph for a spring. The spring obeys Hooke's law between points A and B. On figure 3.1, complete the graph between A and B. A और B कैसे लाइन बनेगी? वो कर रही है क्यूमुलेटिव कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्यों बनेगी स्ट्रेट लाइन? क्योंकि क्या कह रहा है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इट इज ओबेइंग हुक्स लॉ।
ओबे कर रही है, which means फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होता है तो लाइन कैसी बनती है? स्ट्रेट। तो लाइन स्ट्रेट बनाएं। उसके बाद हुक्स लॉ ओबे हो रहा है नहीं हो रहा? उसके बाद नहीं हो रहा। सही है, बिटवीन ए एंड बी हुक्स लॉ ओबे हो रहा है। स्टेट द नेम ऑफ पॉइंट बी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, क्योंकि इस पॉइंट के बाद फोर्स और एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल नहीं है, इसी को कहते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द पॉइंट बियॉन्ड व्हिच फोर्स एंड एक्सटेंशन आर नॉट प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, calculate the average value of the load between A and B. Average value of the load between A and B is 6 Newton. Calculate the work done. Work done का फॉर्मूला पता है? W is equal to F into X. F into D कहते हैं वैसे उसको। तो F कितना है? 6 और D कितना है? 3 है। ग्राफ देखें, फिगर 3.1 देखें, कितनी फोर्स पर कितनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है? वो कह रहा है 6 न्यूटन पर 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई है। अब आप इसको 12 क्यों रीड नहीं कर रहे? क्योंकि वो एवरेज निकाल चुके हैं इसका। 0 और 12 का एवरेज कितना होता है? 0 और 12 का 6, इसलिए उन्होंने 6 निकाल लिया एवरेज। और एक्सटेंशन कितनी है? 3। तो क्या आंसर आएगा? 18 नहीं आएगा, वो सेंटीमीटर में था ना, तो ये हो जाएगा 0.18। 3 सेंटीमीटर मतलब 3 एक्सपोनेंट माइनस 2 मीटर, तो उसको आप 18 एक्सपोनेंट माइनस 2 या 0.18 जूल्स लिखेंगे। The spring has an unstretched length of 4 centimeter. An object is hung on the spring and the spring length increases from 4 to 6. Calculate the mass of the load. ये वही सेम काम है, जल्दी से करें। क्या होगा? कितनी फोर्स पर कितनी एक्सटेंशन थी, सब कुछ करके मुझे बताएं मास कितना आ रहा है। एक्सटेंशन कितनी है? 2। क्वेश्चन गौर से पढ़ें। ठीक। 12 पर कितनी एक्सटेंशन थी? 6 3। 12 और 3 ठीक। ग्राफ में देखें, 12 पर 3 थी ना। 12 न्यूटन पर 3 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन है, तो 2 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन कितनी फोर्स पे होगी? चेक करें। 8 न्यूटन। 8 न्यूटन आया है। वेट, मास कितना होगा? मास में 80। 0.8 kg। जी, अब नेक्स्ट है पार्ट 2। द object is immersed in a liquid but remains suspended from the spring. The liquid exerts an upward force on the object and the length of the spring decreases to 5. पहले लेंथ कितनी थी? पहले लेंथ थी 6। अब लेंथ हो गई है 5। एक्सटेंशन कितनी है? कम हो गई। कितनी कम हो गई? 1 हो गई। सही है। Calculate the upward force exerted on the object by the liquid. 1 सेंटीमीटर। ये एक्सटेंशन है। फोर्स बताओ। फोर्स लगी देखो, 12 न्यूटन 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 24 कितनी होगी बताओ? 4 आ जाएगी। 4 आएगी। तो आंसर है 4।